हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 7 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। किंतु सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि 25 दिसंबर 1885 को कोलकाता में द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया प्रश्न है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। कब? 1876 में। बाद में जो है इसका विलय कांग्रेस में ही कर दिया गया था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा यह पूछा गया है। भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। विदेश में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार प्रसार का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है, जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी तथा इंडिया हाउस की स्थापना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इंडिया हाउस ये भी पूछा गया है और इंडियन होम रूल सोसाइटी ये भी पूछा गया है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? तो लंदन में इसकी स्थापना की थी। कुछ अंग्रेज मित्रों की सहायता से उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से अपनी एक पत्रिका शुरू की। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता था, जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे थे? सन्यासियों और फकीरों का नेता किसे माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे, इनका अन्य नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे ने इसमें इनकी सहायता की थी। 1857 की क्रांति में नाना साहब को षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कहा गया। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया
और नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी? कर्जन वायली की हत्या लंदन में किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। मदन लाल ढींगरा लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। अभी बताया था मैंने, इंडिया हाउस वही है जिसकी स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, उसी के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। कर्जन वाली भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी और सलाहकार थे। मदन लाल ढींगरा को दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें 17 अगस्त 1909 को पेंटन विलेज जेल में फांसी की सजा हुई। इंपॉर्टेंट है, मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी? तो कर्जन वायली की हत्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए, पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। पहला है, वर्ष 1907 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा है, मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। यह पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता से हुआ था, यह भी आपका करेक्ट है। तो इसमें गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1907 में, पेरिस में नहीं, कहां पे? तो जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, पेरिस में नहीं। तो यही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत पूछा था तो ऑप्शन ए। मैडम कामा ने 1907 में स्टुटगार्ड जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था। ठीक है, मैडम कामा ने हरा, भगवा और लाल पट्टी का तिरंगा ध्वज फहराया था। लाल रंग ने शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, भगवा ने जीत और हरा रंग साहस और उत्साह के लिए था। और इसका डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने खुद किया था। ठीक है, मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में सोराबजी फ्रामजी पटेल और समृद्ध गुजराती परिवार में हुआ था। ठीक है, पारसी परिवार में हुआ था। ठीक है, गुजराती पारसी परिवार में हुआ था। मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। कई बार ये प्रश्न बना है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। सरकार ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। इसका बहिष्कार करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, किसके समय में हुआ था बंगाल विभाजन? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? 7 अगस्त 1905 को। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बंबई और पुणे से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लाई और पी आनंद चार्लू ने किया था। और पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए,
लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय व अन्य ने मिलकर 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कब? 1915 में बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी। क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों के द्वारा विदेश में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था तथा भारत को आजाद करना था, ठीक है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर लोकमान्य तिलक ने राजद्रोह के आरोप में सजा के लिए 6 साल की जेल की सजा काटी थी? तो किस स्थान पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडले जेल, बर्मा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गलती से इसमें यात्रा कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई, ठीक है। जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जानते हैं। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। तिलक ने अपने पत्र केसरी में क्रांतिकारियों का बचाव किया और तत्काल स्वराज या स्वशासन का आह्वान किया। सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपका ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, इसके बारे में जो है बचाव किया था अपनी पत्रिका केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने, इसीलिए उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। और न्यायाधीश दिनसा डी दावर ने उन्हें मांडले जेल, बर्मा में 6 साल की सजा सुनाई और 1000 का जुर्माना लगाया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इंपॉर्टेंट है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ में मिले। यह जिन्ना के अथक प्रयासों के कारण था कि कांग्रेस पहली और आखिरी बार अलग अलग निर्वाचकों के लिए सहमत हुई। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक। कब हुआ था ये? 1916 में हुआ था। जिन्ना के इन प्रयासों की सराहना करने के लिए उन्हें सरोजनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आपका ये लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार बताया हूं, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, मोहम्मद जुबैर ने किया था। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी नहीं, एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर, ठीक। 1920 के दशक में किसानों ने अपने को वर्गीय संगठनों तथा राजनीतिक दलों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इसके पीछे किसानों के प्रति कांग्रेस की उदासीन नीति तथा साम्यवादी तथा अन्य वामपंथी दलों द्वारा किसानों में वर्गीय चेतना उत्पन्न करने के कारण किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए, इससे पूछ रहा है अहरार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। इंपॉर्टेंट है ये। पहला है, मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल बात सत्य है ये। दूसरा है, इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है।
अगला है, इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी। ये भी आपका सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अहरार आंदोलन, इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? तो मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान इसके संस्थापक थे। अन्य नेता की बात करते हैं तो हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मौलाना मजरूल हक, मियां मोहम्मद शफी आदि। इन सबका नाम ध्यान रखिएगा, आपकी बार इससे प्रश्न बना था तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इस आंदोलन ने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। इसके नेता स्वशासन की अवधारणा से प्रेरित थे। 1916 का लखनऊ समझौता इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, जो प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का समर्थन करता था, का अहरार आंदोलन के नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, जो आपका ये लखनऊ समझौता हुआ था इसका विरोध जो है अहरार आंदोलन के नेताओं ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में लिया गया था? इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 1 में यह प्रश्न बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। मेरठ षड्यंत्र मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, इसी को मेरठ षड्यंत्र मामला कहा जाता है। इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेड, ब्रैन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिंसन भी थे। इन तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों को भारत से निष्कासित करने का विधेयक तैयार किया था। इन तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों ने भारत से निष्कासित करने का विधेयक तैयार किया था। इन पर आरोप लगाया गया था कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस का फैसला 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया, जिसमें आपका 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई गई थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न ये। नेक्स्ट है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली किंकर दत्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। 1855 से 57 का संथाल विद्रोह की पुस्तक है। बंगाल और बिहार में डच 1740 से 1825, ये भी इन्हीं की है। 18वीं शताब्दी 1707 से 1813 में भारत के सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, राष्ट्रवाद और सामाजिक परिवर्तन। बिहार में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अशांति, ये सब इनकी पुस्तकें हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 6 अगस्त 1905 को अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देने के लिए संगठन का गठन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यह बारिशाल जिले वर्तमान बांग्लादेश में है, स्थापित किया गया था वहां पे बारिशाल में, और इसने अपना साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था बारिशाल हितैषी। ठीक है, ये पत्र भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भूख हड़ताल के कारण जेल में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी मृत्यु हो गई थी? भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु जेल में हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जतिन दास की मृत्यु जेल में हो गई थी। किसके कारण? तो भूख हड़ताल के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जतिन दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी 1929 में लाहौर में 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को जेल में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, यह पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
गेहूं के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नवपाषाण कालीन ये आपका स्थल है। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बोलन दर्रे के पास स्थित है। यह वर्तमान बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, ठीक है, में स्थित है, जहां से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम जैन सभा यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो जैन सभा प्रथम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी के शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया था, ठीक है। कितनी जैन सभाएं हुई थी? तो 2। पहला जो है आपका 322 ईसा पूर्व में, कुछ जगह आपको 300 ईसा पूर्व मिलेगा। कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो स्थूलभद्र जो है इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था? तो बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संकलन, 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का विभाजन हो गया था इसमें श्वेतांबर और दिगंबर में। ये पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा पहले आपका सम्मेलन में। दूसरा कब हुआ था? 513 या 526 ईस्वी में। कहाँ पे? वल्लभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवार्दी क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जैन संगीति है, ठीक। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी, नर्मदा नदी घाटी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, जो आपका सीहोर मध्य प्रदेश में है, नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विकविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? तो आपका लोथल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा, काफी कॉमन प्रश्न है और लेकिन इंपॉर्टेंट है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल जो आपका गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा गया किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। इसकी खोज 1954 में, इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एस आर राव के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ी असत्य है? कौन सा असत्य है? एक तरफ नगर दिया है और दूसरा आपका नदी तट दिया है, ठीक है। हड़प्पा की बात करते हैं तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे नहीं है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्गर और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। ये सही है, तो असत्य पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए। कुछ और हम देख लेते हैं। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहाँ पे है? राजस्थान में है, ये सब पूछा जाता है। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। चहुंदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। रंगपुर भादर नदी के किनारे गुजरात में। और रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। असत्य कथन को चुनिए। नदियों के प्राचीन नाम दिए हैं और आधुनिक नाम दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन आपका असत्य है? तो बितिस्ता झेलम को कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। परुष्णी का इसका नया नाम क्या है? रावी, ये भी सही है। सतुद्री, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बिपाशा आपका व्यास, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतुद्री को जो है क्या कहा जाता है? तो सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी का पुराना नाम है आपका सतुद्री, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे। बितिस्ता आपका झेलम को, परुष्णी आपका रावी, सतुद्री सतलज, बिपाशा व्यास, अस्कनी आपका चिनाब नदी, कई बार ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सदानीरा गंडक नदी, और गोमती का पुराना नाम क्या है? तो आपका गोमल, ठीक है। नेक्स्ट है,
श्वेत प्रकाश का उसके घटकों में विभक्त होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश की किरण का उसके घटकों में विभक्त होना क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से एक अपवर्तक फलक पर पड़ती है तो यह आधार के से 7 अर्थात बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? विबजोर कहते हैं, में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश के अपने अपघटक रंगों में विभक्त होने की परिघटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर अब बात करें लाल रंग की, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य लाल की सबसे कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? तो बैगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा विचलन पूछा जाता है, किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो आपका क्या किसका होता है? रेड का होता है। ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, अगला है, कौन सा जोड़ी असत्य है? असत्य कौन सा? इसमें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम दिए हैं सारे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी 12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका साइनोकोबाल्मिन, ये भी आपका सत्य है, कोबाल्मिन सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, बिल्कुल सत्य है। विटामिन डी, ये आपका क्या है? गलत दिया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल नहीं है, इसका नाम क्या है? तो आपका कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीबी के टीके की खोज किसने की? टीबी के टीके की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोन कैलमेट और कैमली गुएरिन ने इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियोन कैलमेट और कैमली गुएरिन ने टीबी के टीके की खोज 1921 में किया था। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, अगर बैक्टीरिया पूछे टीबी की, कौन सा है ये आपका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, जिसके लिए इन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? ये आपका एक अपवर्तन दोष है, जिसमें दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं। ध्यान रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूर से ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बड़े ऊ की मात्रा है, तो आपका ऐसे ध्यान रखिएगा, दूर से आपका ऊ हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो यह भी आपका अपवर्तन दोष है, जिसमें कुछ मीटर निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। नाम पे मत जाइए, नाम का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, निकट में आपका दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके इलाज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। यह 1991 में शुरू हुआ और 2003 तक चला था। स्वर्ण क्रांति के जनक निरफुक तुतुज को माना जाता है। ठीक है, निरफिक तुतुज को माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति की बात करते हैं तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए सभी को पता है। गोल क्रांति आलू के लिए, स्वर्ण रेशा क्रांति आपका जूट के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक के लिए, रजत रेशा क्रांति कपास, लाल क्रांति टमाटर और मांस, और श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम अधिकांश जीवों में वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम अधिकांश जीवों में वसा का पाचन करता है? तो वसा का पाचन कौन करता है? तो आपका लाइपेज करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लाइपेज एंजाइम अधिकांश जीवित जीवों में वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा को मोनोग्लिसराइड में विघटित करता है। यह अग्नाशय तथा आंतों की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और वसा का पाचन क्या होता है आपका, जटिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीवों द्वारा अपशिष्टों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। जीवों द्वारा अपशिष्टों से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन। उत्सर्जन जीवित जीवों को उनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की अनुमति देता है। अपशिष्ट पदार्थों में आपका अतिरिक्त पानी आता है, मूत्र आता है, पसीना और मल के साथ साथ चयापचय संबंधी अवशेष जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अतिरिक्त लवण और नाइट्रोजन यौगिक शामिल होते हैं। ये सब क्या है, अपशिष्ट पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पित्तरस किसमें बनता है। पित्तरस किसमें बनता है, तो यकृत। ठीक है, पित्तरस का स्राव जो है यकृत से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत की बात करते हैं तो यकृत जो है शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत मुख्य रूप से पित्तरस को स्रावित करता है और जो है कहाँ स्रावित इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जाके ये जमा होता है। पित्तरस और अग्नाशय रस को छोटी आंतों में एक समान वाहिनी द्वारा छोड़ा जाता है। पित्तरस का मुख्य कार्य वसा का पायशीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वसा का अमलशीकरण या पायशीकरण करना है। ये क्या होता है, ये क्या करता है, पित्तरस वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और रक्त कोशिकाओं के विनाश के दौरान बनने वाले उप उत्पाद बिलुब्रिन के लिए उत्सर्जन के मार्ग के रूप में भी यह कार्य करता है। ये आपको किसका कार्य है, तो पित्तरस का कार्य है। हेपेरिन, यूरिया और पित्तरस यकृत में उत्पन्न होते हैं। ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट है, लार डैश के पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में, तो आपका हो जाएगा स्टार्च के पाचन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार एक पानी जैसा और आमतौर पर कुछ झागदार पदार्थ है जो मनुष्यों सहित कुछ जानवरों के मुंह में उत्पादित होता है। लार में आपका जो है 98% पानी होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, बलगम, जीवाणुओं, यौगिक और विभिन्न एंजाइमों सहित कई महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। लार के पाचन कार्य में भोजन को गीला करना, भोजन की लुगदी बनाने में मदद करना शामिल है, इसलिए इसे आसानी से निगला जा सकता है। लार में एमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो कुछ स्टार्च को माल्टोज और ड्रैक्सिन में तोड़ देता है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन भोजन के पेट में पहुंचने से पहले मुंह के भीतर होता है। पूछा जाता है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुंह से होती है। ठीक है, लार ध्यान रखिएगा, लार प्रोटीन, वसा और फाइबर को नहीं पचा पाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए। किसको किसके पाचन में सहायक होता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। अगला है, अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है। अमाशय द्वारा स्रावित जो आपका बलगम है इसकी भूमिका क्या है, तो ये आपका क्या करता है, अमाशय की परत की रक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, देखिए बलगम एक सुरक्षात्मक पदार्थ है जो शरीर के कई क्षेत्रों जैसे आपका मुंह, साइनस, गले, फेफड़े और पेट से स्रावित होता है। बलगम का निर्माण जठरांत पथ की गॉबलेट कोशिका द्वारा होता है। यह एक आपका क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। पेट में मौजूद एसिड और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं, फिर भी इन पदार्थों से पेट की परत नष्ट नहीं होती है। बलगम पेट की दीवार को पाचन एंजाइम पेप्सिन के स्वपाचन के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस की अम्लीय गुणवत्ता से बचाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका पेट में HCl होता है इससे जो है अमाशय की दीवार की रक्षा करता है ये बलगम। ठीक है, इसका काम होता है यही। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। सबसे लंबा पूछ रहा है पाचन तंत्र का, तो आपका सबसे लंबा अंग आपका छोटी आंत होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर लगभग 22 फीट होती है। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन के पाचन को पूरा करना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना है, और ये 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इसके ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदल जाता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदलता है, तो एमिनो एसिड में बदलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में
शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरण पूछा है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी हम भोजन को जो है खाते हैं यानी ग्रहण करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, हम जो अपशिष्ट होता है उसका उत्सर्जन करते हैं। तो हमारा जो है ग्रहण पहले आना चाहिए और उत्सर्जन बाद में होना चाहिए। देखते हैं इसमें किसमें है, पाचन नहीं, पहले ग्रहण करेंगे हम। ठीक है, इसमें दिया है आपका अंतर्ग्रहण, यानी पहले ग्रहण करेंगे, उसके बाद पाचन होगा, उस पर अवशोषण होगा, आत्मसात और विसर्जन यानी उत्सर्जन होगा। यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, आत्मसात होता है और लास्ट में हम जो है उसका उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है, पाचन के चरण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर क्या होता है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टता के नाम से भी जानते हैं। दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न बना है। और विभवांतर को क्वेश्चन आते हैं तो वोल्ट मापी से इसे मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट मापी से। नेक्स्ट है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 में प्रश्न बना था ये। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये सारे प्रश्न क्लास 10th की एनसीईआरटी से मैंने शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 10 से कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीटर को ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि संपूर्ण धारा इससे होकर जाए। ठीक है, श्रेणी क्रम में। और इससे क्या नापते हैं? धारा मापते हैं अमीटर से। वोल्ट मीटर इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर किससे नापते हैं? तो ये जो है आपका वोल्ट मीटर जो है इससे क्या नापते हैं? विभवांतर नापते हैं। और किस क्रम में जोड़ा होता है? ये समांतर क्रम में से जोड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हम जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो आपका डीडीटी होता है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक अपघटकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे आपका घरेलू कचरा हो गया, रुई हो गया, पट्टी हो गया, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ये सब क्या हो जाए, इसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, यानी ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस आसानी समझिए, आसान भाषा में, कि जो निम्नीकरणीय होता है जो आपका नष्ट हो जाता है, एकदम से खत्म हो जाता है। और जो आपका अजैव निम्नीकरणीय होता है ये नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, नष्ट नहीं होता ये। बोतलें हो गया, पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, सिरिंज हो गया, ये सब क्या है? ये आपका अजैव निम्नीकरणीय है। इसमें आपका क्या आता है? डीडीटी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? इससे संबंधित जो है थियरी 1 में भी प्रश्न बना था, एक आया था। तो ध्यान रखिए, कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंत में। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण क्या होता है? देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है? उत्पादक होता है। ठीक है, अगर मान लिया वन, उसके बाद इसमें जो है कौन खाएगा? तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। तो हिरण आपका क्या होता है? तो हिरण आपका शाकाहारी होता है, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। ठीक है, तो ये आप क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, हिरण जो है आपका पेड़ पौधे खाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में आता है आपका हिरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसी एक में रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। करा किसमें जो है रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है? गर्म करने पर मोमबत्ती का मोम पिघलना। मैंने कई बार बताया था, एनसीईआरटी क्लास 7 में है कि जो है जो आपका ये मोम पिघलता है, तो पिघलना क्या होता है? ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। और मोम का जलना क्या होता है? तो ये आपका जो है रासायनिक होता है। तो इसमें पिघलना दिया है तो ये भौतिक परिवर्तन है। गर्म करने पर मोमबत्ती का जलना ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। आपके पेट में भोजन का पाचन, देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और जो है इसका जो है हम ऐसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का पाचन हो गया तो हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होएगा।
केला का पकना, केला पक गया, दोबारा हम इसे कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो ये आपसे इसमें आपका पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो ये सभी अंगों में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बारे में देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने द्वारा उत्पादित हार्मोन के माध्यम से कई शारीरिक कार्यों की निगरानी और विनियमन करती है, जिसमें विकास और यौन प्रजनन विकास और कार्य शामिल हैं, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक महिला अनियमित मासिक चक्र से पीड़ित है, डॉक्टर ने उसे कुछ हार्मोनल गोलियां दी। कौन सा विकल्प दर्शाता है कि उसके शरीर में जिस हार्मोन की कमी है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा, देखिए, महिला हार्मोन कौन होता है? तो आपका एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम टच मी नॉट पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो वे मुड़ने और झुकने लगती हैं। पौधा स्पर्श की जानकारी कैसे संप्रेषित करता है? टच मी नॉट जो आपका छुई मुई का पौधा होता है, जब हम उसको छूते हैं तो पत्तियां आपको सिकुड़ जाती हैं, तो वो जो है पौधे जो है स्पर्श की जानकारी कैसे संप्रेषित करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, संयंत्र कोशिका से कोशिका तक सूचना स्थानांतरित करने के लिए विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्लास 10 एनसीईआरटी में है। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ये पूछा गया प्रश्न है, क्लास 10 एनसीईआरटी में ये भी है। तो आपका पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक के साथ जैविक घटक की परस्पर क्रिया को दर्शाता है? देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक, मैंने बताया था अजैविक घटक में आपका क्या आते हैं, जो निर्जीव चीजें होती हैं इसमें आती है, सबका मृदा, पहाड़, ये सब आपका अजैविक में आते हैं। जैविक घटक में आपका जो सजीव चीजें होती है, सबका सूक्ष्म जो पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, ये आपका जैविक में आता है। तो इसमें करा कौन सा अजैविक और जैविक का जो है परस्पर क्रिया है? तो टिड्डा क्या है, तो सजीव हो गया है, तो पत्ती भी आपका जो है इसमें जैविक में आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। वर्षा का पानी, ठीक है, वर्षा का पानी और झील में गिरना, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? अजैविक हो जाएगा, दोनों अजैविक हैं। केचुआ मिट्टी में बिल बना रहा, देखिए ये सही होगा, केचुआ क्या है आपका? जैविक घटक है, ठीक है। मिट्टी क्या हो गया आपका? मिट्टी यहाँ पे मिट्टी अजैविक घटक हो गई, ठीक है, तो ये आपको दोनों क्रिया हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं? पर्यावरण के अनुकूल कौन सी प्रथाएं, यानी जो पर्यावरण के दृष्टि से जो हितैषी हैं, अच्छी है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, वही पूछ रहा कौन सा है? खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ रखें, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कहा जाता है कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, तो ये आपका पर्यावरण के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अनावश्यक लाइटों और पंखों बंद रखना, बिल्कुल सत्य है, लाइट वगैरह पंखा वगैरह बंद करेंगे, इससे क्या होगा? विद्युत का बचत होगा, तो ये भी आपका सही है, पर्यावरण के लिए अच्छी है बात है ये। अपनी माँ को स्कूटर पर छोड़ने के बजाय पैदल चलकर स्कूल जाना, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। स्कूटर से क्या होगा? आपका जो गैस वगैरह निकलती है, इससे क्या होगा? आपका पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका क्या है? ये पर्यावरण के अनुकूल दशाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरो मुक्त, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरो मुक्त यानी बिना फ्लोरो के रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज है का निर्माण दुनिया भर में अनिवार्य है, यानी बिना क्लोरोफ्लोरो मुक्त मतलब बिना क्लोरोफ्लोरो के जो आपका फ्रिज है वो आपका क्या है? अनिवार्य हो गया है। यह ओजोन क्षरण को रोकने में कैसे मदद कर सकता है? ओजोन कैसे मदद कर सकता है ये? तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्लोरोफ्लोरो मुक्त रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे तो सीएफसी गैस कम स्राव होगा, यानी सीएफसी का स्राव कम होगा और ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। जो क्या करता है? ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है। मैंने बताया था कि सीएफसी क्या करता है, ये आपका ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, ओजोन क्षरण के लिए यह जिम्मेदार होता है। जब इसका प्रयोग कम होगा तो ये क्या होगा? सीएफसी का स्राव कम होगा तो ओजोन क्षरण भी आपका क्या होगा? कम होगा। ओजोन आपका परत की बात करते हैं, किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ओजोन परत के लिए जो है ये प्रोटोकॉल हुआ था, कौन सा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके जो है क्षरण कौन करता है, तो CFC गैस। अगला है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की प्रेरक शक्ति क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, सौर ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से जीवों की एक रैखिक व्यवस्था कौन सी है? जीवों की एक रैखिक व्यवस्था कौन सी है? पर्यावरण दिया है, पारिस्थितिक तंत्र दिया है, खाद्य श्रृंखला, वे भोजन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला कौन किसे खाता है? क्रम में जीवों का क्या है, एक रैखिक प्रतिनिधित्व करता है, या उत्पादक से उपभोक्ता तक विभिन्न पोषीय स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की क्या एक श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला में आपका 4 स्तर होते हैं, अधिकतम 4 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक स्तर के रूप में जाना जाता है, जहां भोजन और ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये आपका क्या है, खाद्य श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कब्जा रहता है, करा मांसाहारी का, शाकाहारी का, निर्माता का, डिकम्पोजर का। देखिए पहले क्या होता है, आपका उत्पादक होता है, ठीक है। उत्पादक ये आपका क्या है, प्रथम पोषी स्तर होता है, ठीक है, पहला पोषी स्तर होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ये आपका द्वितीयक होता है। और ये प्राथमिक वाले क्या होते हैं, ये इसको खाते नहीं, उत्पादक को खाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, आपका शाकाहारी हो जाते हैं, ठीक है। शाकाहारी को कौन खाता है, तो शाकाहारी को आपका द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका मांसाहारी में आता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पोषी स्तर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मांसाहारी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य महत्व क्या है? सतत विकास का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका महत्व क्या है, तो भावी पीढ़ी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, बिल्कुल सत्य है। यानी हमारी जो आगे वाली पीढ़ी आने वाली है, उनकी जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, यानी उन्हें बचा कर रखना, उसको जो है अच्छे तरीके से प्रयोग करना, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तेजी से सुधार के लिए उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना नहीं, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की लागत में वृद्धि करना, ये भी गलत है। प्राकृतिक संसाधनों के भंडार को बढ़ाना, कैसे, हम बढ़ा ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भावी पीढ़ी की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, यानी इसका प्रयोग जो है सही तरीके से करना, ताकि जो है अगली पीढ़ी में जो है ये काम आ सके। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है? पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है? पहला है, एकल प्रयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार करें, बिल्कुल सही है। जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, इसके जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। पेपर बैग का उपयोग कम करें, नहीं, पेपर बैग का तो उपयोग ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, ज्यादा करना पड़ेगा पर्यावरण को बचाने के लिए। एकल उपयोग बैग की रिसाइकलिंग करें, और क्या है, अपशिष्ट भोजन का पुनः उपयोग करें। तो ये आपका जो है सबसे बढ़िया ये है, एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से क्या करें, हम इनकार करें, यानी इसका प्रयोग ना करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के नुकसान की व्याख्या करता है? कह रहा है, कौन सा विकल्प ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के नुकसान की व्याख्या करता है? जो हमका जीवाश्म ईंधन होता है, जब इसका उपयोग करते हैं, कह रहा है इसमें कौन सा नुकसान है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जलने पर जो है ये हानिकारक गैस वायुमंडल में छोड़ता है, बिल्कुल सत्य है ये, यही आपका क्या है, इससे नुकसान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जलने के दौरान आपका कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड इसमें होते हैं, ठीक है। ये इसलिए जो है पर्यावरण के लिए क्या है, ये नुकसानदेह है। नेक्स्ट है, रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर किस स्थान पर आता है? तो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रक्रिया जल उठाने वाले पंप के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा से
ऊर्जा निकालने की व्याख्या करती है। कह रहा है इनमें से कौन सी प्रक्रिया जल उठाने वाले पंप के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा से ऊर्जा निकालने की व्याख्या करता है। तो हवा की गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवा जो है इसमें गतिज ऊर्जा होती है, उसका रूपांतरण हम कैसे करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्या जल विद्युत संयंत्रों को ऊर्जा का अच्छा या खराब स्रोत माना जाना चाहिए। करा क्या जल विद्युत ऊर्जा को हम अच्छा मानेंगे या खराब, क्या कैसा माना चाहिए, अच्छा माना चाहिए कि खराब स्रोत माना चाहिए किसे, जल विद्युत संयंत्र को। तो कह रहा अच्छा है क्योंकि यह कार्बन के ऑक्साइड का उपयोग करता है, गलत है भाई। यह क्योंकि यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में पानी का प्रयोग करता है। अच्छा है क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, ये सबसे सही है। अच्छा इसलिए है क्योंकि जो है वातावरण को यह प्रदूषित नहीं करता है जल विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता हमें ईंधन के अच्छे स्रोत को पहचानने में मदद कर सकती है। ईंधन का जो है अच्छा स्रोत इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। देखिए जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा होगी, ठीक है, कम जलाएंगे, जिस ऐसा होता अच्छा ईंधन क्या होता है, जिसको हम थोड़ा सा जलाएं ज्यादा ऊर्जा निकले, ठीक है, वही आपको अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। कह रहा प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य है, परावर्तन का नियम है ये, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये सही है। परावर्तन प्रकाश आपतित प्रकाश की तुलना में कम चमकीला होता है, तो इसमें सत्य पूछा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए परावर्तन के दो नियम है आपका, आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण है, ये आपका क्या है परावर्तित किरण है, और ये क्या है अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं, देखिए तीनों क्या है आपका एक ही तल में है, ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। और आपतन कोण आई, देखिए ये आपका क्या है आपतन कोण आई है, और ये आपका क्या है परावर्तन कोण आर है। तो आई बराबर क्या होता है आर होता है, ये आपका क्या है परावर्तन का दूसरा नियम है। दोनों नियम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है, समतल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होती है, तो अनंत होती है, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। अगला बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। मानव भूगोल किसने पूछ रहा कौन सी शाखा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक भूगोल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव भूगोल की शाखा आपका सामाजिक भूगोल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें मैंने क्लास 12 से एनसीईआरटी से प्रश्न लिया है, इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल से मैंने इसमें कई सारे प्रश्न शामिल किए हैं आज। मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो ये आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने से किया परिभाषित, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव भूगोल और मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंध, ठीक है, तो ये आपका किसने कहा है, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने। अगला है, रुको और जाओ नियतवाद के रूप में भी जाना जाता है, रुको और जाओ नियतिवाद के रूप में जाना जाता है, तो आपका नवनियतवाद को, ठीक है, रुको और जाओ नियतिवाद, तो ये आपका हो जाएगा नवनियतवाद, ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोगों यानी लोग और पर्यावरण के बीच जो है अंतःक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो आपका प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल की प्रकृति को सबसे अच्छा दर्शाता है। मानव भूगोल की प्रकृति को सबसे अच्छा कौन सा दर्शाता है, तो इसमें पहला है, इसमें केवल पुरुषों द्वारा निर्मित सभी तत्वों को शामिल किया जाता नहीं, मानव भूगोल में से पुरुष थोड़ी ना आएंगे, गलत है। इसमें प्रकृति द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है नहीं, सिर्फ प्रकृति थोड़ी शामिल होगा इसमें। इसमें ध्यान रखिए मनुष्य और प्रकृति दोनों द्वारा निर्मित सभी तत्व शामिल होते हैं मानव भूगोल में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव और प्रकृति दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, मानव भूगोल के उस विचारधारा का नाम बताइए जिसमें मार्क्सवादी सिद्धांत को लागू किया है। मानव भूगोल को उस विचारधारा का नाम बताइए जिसने मार्क्सवादी सिद्धांत को लागू किया है, तो आपका हो जाएगा कट्टरपंथी विचारधारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पहला, मानव भूगोल के कल्याण या मानवतावादी विचारधारा मुख्य रूप से संबंधित थी। मानव भूगोल में कल्याण या मानवतावादी विचारधारा मुख्य रूप से संबंधित थी। तो ऑप्शन ए, लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पहलू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को कौन सा प्रभावित करता है कारक? तो पानी की उपलब्धता। देखिए क्या होता है, जहां अब पानी तो चाहिए जनसंख्या के लिए, तो जहां पानी होगा वहां पे आपका जनसंख्या निवास करेगी। मिट्टी भी उपजाऊ चाहिए होती है, अब कृषि के लिए आरामदायक जलवायु भी चाहिए होती है। ये सब क्या है, जनसंख्या के वितरण के कारक है। जहां ये सब ज्यादा अच्छी होती है वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, जनसंख्या परिवर्तन के कौन से घटक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास 12 से लिया गया प्रश्न है, ये शायद टीआरई 1 या 2 में पूछा गया था। ये जनसंख्या परिवर्तन के कौन से घटक हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन, ये तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? मानव विकास की अवधारणा क्लास 12 में है, ये ध्यान रखिएगा। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस शहर का नाम बताइए जो नदी के किनारे स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछता है बीपीएससी, पूछा भी था अब की बार। उस शहर का नाम बताइए जो निम्नलिखित में से नदी के किनारे स्थित नहीं है। कोलकाता की बात करते हैं तो ये आपका किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। आगरा की बात करते हैं तो आगरा तो आपका ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, पटना की बात करते हैं तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे है। तो ये भोपाल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन शहर है? कौन सा एक खनन शहर है? तो आपका हो जाएगा झरिया। झरिया कहाँ पे? आपका झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है। ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये झरिया। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पे होता है? तो कजाकिस्तान में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 2 दिया है तो यहाँ पे एक ही मान लिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। ऑप्शन बी। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी कुल लंबाई आपका 1465 किलोमीटर है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। रावी नदी की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, ताप्ती नदी या मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, और महानदी आपका छत्तीसगढ़ के सिहाव पर्वत से निकलती है, महानदी। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ध्यान के किस राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी। अच्छा, एक सिंह वाले गैंडा की बात करें, कल ही बताया था मैंने, एक सिंह वाले गैंडा ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है? ये आपका असम राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कि 15वें वित्त आयोग की बात कर रहा है ये, तो इसका गठन 2017 में किया गया था। ऑप्शन बी। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल तो 2020 से 2025 तक होगा। और अगर बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका केसी न्योगी थे। अच्छा, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। अच्छा, इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है इसका गठन करता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 27 नवंबर 2017 को जो है एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? तो आपका एनके सिंह है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। आज 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा, ये चर्चा में है तो पूछा जा सकता है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 2025 तक ये चलेगा। 2026 से आपका जो 16वां वित्त आयोग काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की कौन सी पुस्तक है? देखिए, बुक से प्रश्न बनता है तो इंपॉर्टेंट है ये।
तो आ जाएगा ऑप्शन डी, माई ट्रूथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये आपका महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडिया डिवाइडेड ये आपका राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार? तो बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन 1699 में सिख धर्म के जो है 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथी की शुरुआत की थी। गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा, सिख गुरु धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे ये, ठीक है, अंतिम गुरु। इनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1699 में किसकी स्थापना? खालसा पंथ की स्थापना की थी। या जो है बसंत फसल उत्सव जो आमतौर पर वर्ष जो है 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या है। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? तो 534 प्रखंड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमंडल की बात करते हैं तो कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ। बिहार के जो आपका उत्तरी गंगा के मैदानी भाग है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से जो है उत्तरी गंगा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दक्षिणी बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? दक्षिणी बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी स्थित नहीं है? तो आपका हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। कल ही बताया था मैंने, सोमेश्वर की पहाड़ी आपका जो ये पश्चिमी चंपारण में है। तो पश्चिमी चंपारण आपका जो है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण बिहार के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है? भौगोलिक स्थिति पूछा है, ये आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। तथा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच आपका क्या है? बिहार का भौगोलिक विस्तार है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो जो है ज्यादातर यहाँ पे क्या है? जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मोटे तौर पर 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये आपका पहला है पीडमोंट दलदली मृदा, ये आपका पश्चिमी चंपारण जिले में उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। और इस मृदा में जो है धान की खेती होती है, इसलिए जो है पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक धान की खेती होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो होती है आपका कहाँ पे? रोहतास में धान की खेती ज्यादा होती है, लेकिन ध्यान रखिए पश्चिमी चंपारण में भी होती है। तराई मृदा की बात करते हैं, नेपाल सीमा के पास राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है तराई मृदा। और गांगे जलोढ़ मृदा, ये जो आपका गंगा के द्वारा जो मृदा है, ठीक है, ये आपका गंगे जलोढ़ मृदा, ये चावल गन्ना तंबाकू कपास आदि के लिए क्या होती है? उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? बिहार में पूछ रहा है। तो बिहार में जो है आपका कौन से मानसून के कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। जो आपका ये इधर से आता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये आपका बिहार में वर्षा होती है। अच्छा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो किशनगंज में होती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किशनगंज में। नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? पूर्वी मध्य रेलवे का इंपॉर्टेंट है ये, तो हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन बी। अगला, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो लीची का पूछा सर्वाधिक उत्पादन होता कहाँ पे? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में। इसके लिए जीआई टैग भी मिला है शाही लीची के लिए बिहार को। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया था ये। अगला, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, घोरा कटोरा झील निम्नलिखित में से किस जिले में है?
घोरा कटोरा झील ये आपका राजगीर जिले में है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बेगूसराय में कौन सी झील है, मैंने बताया था कांवर झील आपका, ये आपका कहाँ पे है, बेगूसराय में, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है एशियाई, यहाँ से करंट अफेयर के 10 प्रश्न मैंने शामिल किए हैं इसमें। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये आपका हो जाएगा किर्गिस्तान में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए साल के त्योहार के दौरान यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने किस देश में साझेदारी कर रहा है? तो ये आपका जो है किसके साथ, नेपाल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोन पे ने नेपाल के फेवा 9 वर्ष महोत्सव के दौरान यूपीआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और एन पोखरा के साथ सहयोग किया है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान यूपीआई लेन देन की सुविधा का प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों और ग्राहकों के बीच डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता और उपयोग बढ़ाना है। अभी हाल ही में जो है कहाँ पे लॉन्च किया था भारत ने यूपीआई, तो मॉरिशस और श्रीलंका में। अला है भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त भारत में, तो आपका लिंडी कैमरून है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉस्को में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने आतंकवादी विरोधी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ बैठक की है? तो कजाकिस्तान के साथ बैठक की है भारत ने, ऑप्शन बी। डब्ल्यूएचओ की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत का जो है हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में तीसरा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट, तीसरा नहीं दूसरा स्थान है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा। अगला है कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बने हैं? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो HDFC बना है, ऑप्शन डी। अगला है हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान ध्यान रखिएगा तीसरा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं हम बात करें अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ आपका पहले नंबर पे है, और 340 यूनिकॉर्न के साथ जो है आपका दूसरे नंबर पे आपका चीन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है, ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ सहयोग किया है? तो भारत ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय सेना को पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किया है? तो भारत किस देश ने? तो भारत को प्रदान किया किसने? रूस ने प्रदान किया है ये। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत को पछाड़कर रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? कौन सा देश भारत को पछाड़कर रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो ध्यान रखिएगा चीन बन गया है अभी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का प्रश्न है, आप लोग बताइए चीन की राजधानी क्या है? ठीक है, चीन की राजधानी क्या है, चीन की मुद्रा क्या है? ठीक है, ये आप लोग आज जो है कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।